वज़ीर आज़म की एडवाइस पर ऐवान सदर से ये फैसला होगा, जो फांसी की सज़ा की तारीख है उसको 90 दिन के लिए एक्सटेंड किया जाए, 60 दिन के लिए किया जाए, महीने के लिए किया जाए या ना किया जाए, ये बुनियादी तौर पर डिस्क्रेशन प्रेसिडेंट की है। MQM एक पॉलिटिकल एंटिटी है, उसको कायम दायम रहना चाहिए। हम कह सकते हैं कि इस वक्त कराची में टारगेट किलिंग जो है एक लिहाज से 0 पे है। अस्सलाम वालेकुम। सौलत मिर्ज़ा की फांसी के लिए जो एंटी टेररिज्म कोर्ट है उसने 1 अप्रैल का दोबारा से डेथ वारंट जारी किया या ब्लैक वारंट जो है वो जारी किया, लेकिन चौधरी निसार कहते हैं कि उसकी जो मर्सी पिटीशन है उसके ऊपर फैसला ऐवान सदर से होगा। एक अजीबो गरीब सा मामला हुआ था कि जिस दिन चंद ही घंटे बाकी थे उसकी फांसी में सौलत मिर्ज़ा की, उससे थोड़ी देर पहले एक वीडियो टेप सामने आ जाता है जिसमें वो बड़े पैमाने पर इल्ज़ामात जो है आयद कर रहे हैं MQM की लीडरशिप के ऊपर, जिसमें अल्ताफ़ हुसैन साहब भी शामिल हैं कि KESC के MD को मैंने उनके कहे के ऊपर मारा था और बाबर गौरी साहब के घर मीटिंग हुई थी। ये वो बयान था जिसने पाकिस्तानी सियासत में और ख़ास तौर पर कराची के हवाले से एक भौचाल की कैफियत पैदा कर दी और उसके बाद से आज तक वो मामला संभलने पे नहीं आया। अभी तक ये इस्टेब्लिश होना बाकी है कि वो वीडियो पैगाम मंजर आम पर कैसे आया। ये भी अभी मालूम नहीं है कि वो कौन से ऐसे लॉज थे जिनकी बुनियाद के ऊपर रात को ऐवान सदर के अंदर एक मीटिंग हुई और 3 दिन के लिए फांसी की सज़ा मौखर हुई। चौधरी निसार ने बाद में कहा कि मेडिकल ग्राउंड्स पर हुई थी और अभी भी वो कह रहे हैं कि मर्सी पिटीशन पे फैसला ऐवान सदर करेगा। ATC दोबारा से ऑर्डर जारी कर चुकी है क्योंकि पहले वारंट की जो डेट थी वो एक्सपायर हो चुकी थी। इस मामले को लेकर आज के प्रोग्राम में चलेंगे और कराची ऑपरेशन के ऊपर कायम अली शाह ने आज समा के प्रोग्राम जो रात 10 बजे चलता है वहाँ इंटरव्यू देते हुए कहा है कि उनको मालूम ही नहीं था कि 9-0 के ऊपर रेड हो रही है, उनके इल्म में ही नहीं था। जो कैप्टन ऑफ द टीम खुद को कहते हैं और प्राइम मिनिस्टर भी उन्हें कहते हैं, वो कहते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था। तो बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि शाह जी आप वहाँ कर क्या रहे थे अगर आपके इल्म में नहीं था। ये प्रोग्राम का हमारा टॉपिक है और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू होंगे जनरल अदर बलोच साहब, वफाकी वज़ीर हैं। वेरी वार्म वेलकम जी। इसके अलावा कराची स्टूडियो से हमारे साथ हैं निसार खोड़ो साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। खोड़ो साहब आपको भी खुश आमदीद कहता हूँ। और वसीम अख्तर साहब MQM से हमारे साथ होंगे। वसीम साहब आपको भी वेलकम कहता हूँ। जनरल कादिर बलोच साहब, पहले तो इस मामले से सौलत मिर्ज़ा वाले से शुरू कर लेते हैं। कन्फेशनल स्टेटमेंट आया हुआ है, मुझे मालूम नहीं कि उसके बाद मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान हुआ या नहीं हुआ और अभी 1 की दोबारा फांसी का हुक्मनामा भी आ गया। अब किस चीज़ को हम लें कि दोबारा आप मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे या 1 को फांसी हो जाएगी? नदीम भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता दूँ, आपको पता है बार बार दोबारा मेरे ख्याल में कहने की ज़रूरत मैं महसूस कर रहा हूँ इस बात की, मेरा ताल्लुक इंटीरियर से मेरा किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है, न इन मामलों से मेरा कोई ताल्लुक है। मैं सैफरान का वज़ीर हूँ जो स्टेट्स एंड फ्रंटियर रीजन है उससे मैं मुतल्लिक हूँ। और इसके अलावा कैबिनेट के अंदर कोई इस किस्म की डिस्कशन नहीं हुई जहाँ पर सौलत मिर्ज़ा साहब के केस को डिस्कस किया गया और उसके बारे में कोई राय जनी की गई हो जिसमें मैं प्राइवेट तौर पर प्रावी हूँ, ऐसी भी कोई बात नहीं हुई है। और क्या लीगल पोजीशन है इसकी और क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मेरे समझ के मुताबिक सौलत मिर्ज़ा साहब की जो तमाम की तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी और उनके फांसी के लिए तो एक डेट भी फिक्स किया जा चुका था और उसके बाद फिर ये रेवलेशन सामने आए। और उसके बाद की लीगल पोजीशन क्या है, इरादे क्या हैं, उसकी स्टेटमेंट को कितना सीरियसली लिया जाएगा और उसको कहाँ तक ले जाना है। एक तो उसकी ट्रायल की कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी, उसमें कोई कार्रवाई मज़ीद रह नहीं गया था और उसकी ट्रायल प्रॉबेबली इसी बात पे, अगर उनका कोई कन्फेशन था उस वक्त तो कन्फेशन मेरे ख्याल में थी नहीं। अब अगर कोई नई कन्फेशन आई है तो ये लीगल एक्सपर्ट्स के बारे में बता सकते हैं कि इसकी क्या अहमियत है और इसकी क्या पोजीशन है। इसका फैसला कौन लेगा? वफाकी हुकूमत? ये वफाकी हुकूमत को चाहिए यह था कि और क्या होगा, अपने लीगल एक्सपर्ट्स के सामने इसको ले जाना चाहिए था कि इसकी हैसियत क्या है और किस तरीके से इस कन्फेशन को लिया जाना चाहिए। क्या आपको ये नहीं लगता कि ये जो इब्हाम है जनरल कादिर बलोच साहब, क्योंकि आप बड़ी कलीदी पोजीशनों पे रहे हैं, मैं बहुत सारी कोट कर सकता हूँ जहाँ पर बीइंग ए जनरल या बीइंग ए सीनियर गवर्नमेंट लीडर आपको ये फैसले लेने पड़ते हैं कि इस तरह की बहुत बड़ी चीज़ सामने आई जिसमें एक सियासी जमात का नाम साथ आ रहा है, वहाँ पर गवर्नमेंट की पोजीशन क्या होनी चाहिए? पहले या फिर मजिस्ट्रेट का बयान दिलवा दें या पता चल जाए या इसको रूल आउट कर दें, जीरो कर दें, खत्म कर दें। जहाँ तक यस सियासी जमात के नाम ऐसा चाहने का नहीं, इंडिविजुअल्स के नाम आए, एक में एक सियासी पार्टी के एक रहनुमा का नाम लिया जाता है और उसकी रेफरेंस से बात की जाती है कि उसको पार्टी कायद ने कहा था कि ये, उन्होंने कहा कायद ने कहा है और तुम लोग ये कार्रवाई कर लो। अब भी ये वो चीज़ें हैं, मैं फिर इसको वहीं पर छोड़ दूंगा बजाय इसके कि कमेंट किए हुए कानूनी नुकात हैं
और कानूनी को नुकात पे कितनी अहम है और इसको क्या इस एविडेंस की कोई वैल्यू होती है, साबित किया जा सकेगा, नहीं किया जा सकेगा, करना चाहिए इन योर पर्सनल ओपिनियन जी, इसको चेक करना चाहिए, क्रॉस एग्जामिन करना चाहिए, आपकी जाती राय? मैं ये नहीं कह सकता हूँ ना कि अभी बात यह है कि इस स्टेज के ऊपर कि जब उसकी एग्जीक्यूशन में 3 दिन रहते थे, इस स्टेज के ऊपर वो तमाम की तमाम कार्रवाई को रिवर्स करके एक नए सिरे से उसको शुरू करना, इसकी क्या कानून में गुंजाइश बनती है कि नहीं बनती है, उसके बारे में मेरी राय देना ज़रा थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, खोड़ो साहब से पूछते हैं। खोड़ो साहब, कायम अली शाह अगर कहें कि 9-0 पे रेड का उन्हें इल्म ही नहीं था, तो आपका रद्दमल क्या होगा? देखिए, बात सुने, कायम अली शाह साहब एपेक्स कमेटी के मेंबर, यहाँ ऑपरेशन के कैप्टन कहलाते हैं, और कैप्टन जब कहलाते थे तो उन पर कभी एक इल्ज़ाम भी लगता था कि जी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए ऑपरेशन में। अब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करता कौन था? जाहिर है हुकूमत की तरफ से इशारा होगा। अगर इस बुनियाद पर अगर कायम अली शाह साहब कहते हैं अपने उस ऑपरेशन वालों को कि भाई आप अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए आपको मैं फ्री हैंड देता हूं कि मुझे अमन अमान कायम करके दो, तो फिर ये कहा जा सकता है कि हाँ जी फ्री हैंड था और ऑपरेशन करने वालों ने मालूमात की बुनियाद पर कहीं एक्शन लिया और एक्शन के बाद कुछ सामने हकायक आए। हकायक आने के बाद आप का ये सवाल तो मैं समझता हूँ ख़त्म ही हो जाता है कि अगर ऐसे ही ऑपरेशन या ऐसे ही कोई एक्शन हुआ जिसमें कुछ हासिल न होता है, तो फिर तो ये सवाल उठता है कि ये क्या हो रहा है कि जी क्यों इस तरह की कहीं किसी को ख़राब किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। उनके स्टेटमेंट से तासुर ये जाता है, और बड़ी क्लियर स्टेटमेंट है, अभी 10 बजे पूरा इंटरव्यू जो आप सुन लीजिएगा, हम खबरों में भी सुनवा रहे हैं कि जिस तरीके से वो कहते हैं ना, हम बार बार पूछते हैं कि आप पोलिटिकली इसको ओनरशिप देते हैं, तो कायम अली शाह साहब के बयान से लगता है कि वो पोलिटिकल ओनरशिप इसको नहीं दे रहे, इसको डिसओन कर रहे हैं। वो कहते हैं रेंजर्स करके आके बता देते हैं कभी कभार ऐसी चीज़ अगर हो जाए तो, मुझे तो पता नहीं था, तो उन्हें तो फिर ये कहना चाहिए था कि मैंने उनको एम्पावर किया था, गो हेड मैंने एम्पावर किया था, ये कहना चाहिए था। ये फेडरल हुकूमत और सूबाई हुकूमत का मिलकर फैसला हुआ कि पुलिस की मदद रेंजर्स के साथ मिलकर अमन अमान के लिहाज से ऑपरेशन की जाएगी अक्रॉस द बोर्ड, और हर जगह जहां कराची में ऐसी कोई मामलात हैं जिस पर यकीनी तौर पर अचानक ये बात अगर कहीं किसी की मालूम हो जाती है, तो ये सिर्फ 9-0 की बात नहीं है, कहीं और ऐसी जगहों पे, बहुत सी जगहों पे गए जहां उन्होंने गली को साफ किया, हथियार हासिल किए, हथियार हासिल करने के बाद आके चीफ मिनिस्टर साहब को बताया कि जी हमने ये कार्रवाई की और यहाँ से हमें ये चीज़ मुयसर हुई, तो फिर चीफ मिनिस्टर साहब क्यों उनको कहेंगे कि आप इस तरह से नहीं जा सकते? मैं दोहरा के सवाल पूछ लेता हूँ कि चले मान लिया कायम अली शाह साहब ने उनको एम्पावर कर दिया था, ओन करते हैं जो कुछ 9-0 पे रेंजर्स ने कार्रवाई की, आप समझते हैं दुरुस्त काम किया? नहीं, देखें बात सुने, ओनरशिप करना न करने का सवाल इस नहीं, एक मिनट, ओनरशिप का करना या न करना एक बात नहीं है, फैसला सारी जमातों का था, सारी जमातों ने डिमांड किया था, सारी जमातों ने, या रेंजर्स तो छोड़ो लेकिन फौज को कहा था कि फौजी ऑपरेशन किया जाए और ये लोगों को सफाया किया जाए और अमन अमान कायम किया जाए। ये सारी चीजें डिमांड के तौर पर की गई थी और इस डिमांड के रिस्पांस पे ये रेंजर्स और पुलिस की कार्रवाई हुई। और पीपल्स पार्टी की हुकूमत इसे ऑन करती है या नहीं करती? अभी तक क्या डिसऑन करने की तो कोई बात उन्होंने नहीं की, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि जी मुझे बाद में आके बताया कि आप पहले नहीं बताया। सर मैं इस पे जनरल कादिर बलोच साहब आपसे भी इस पे जनरल कादिर बलोच साहब से भी रिस्पांस ले लें। वफाकी हुकूमत से डार साहब कहते हैं कि हम ऑन करते हैं अपनी कार्रवाई को, आप क्या कहेंगे? मैं तो मेरे ख्याल में खोड़ा साहब ने बिल्कुल क्लियर कर दिया, ये जो बात कहने वाली उन्होंने मेरे ख्याल में शाह साहब ने सिर्फ ये कहा कि उससे पूछ के उन्होंने ये ऑपरेशन नहीं किया। हर टारगेट के लिए जाके चीफ एग्जेक्टिव मामूली आदमी नहीं होता है, एक तरफ से कार्रवाई करना होता है, एक लेफ्टिनेंट कर्नल या कर्नल ने फौज के, दूसरी तरफ चीफ एग्जेक्टिव ऑफ द प्रोविंस है, उसके 1000 कमिटमेंट्स होते हैं और हर एक ऑपरेशन के लिए वेट करना ताकि उसकी अप्रूवल ले लें कोई टारगेट पे कार्रवाई करने से पहले। कई मरतबा ये मुमकिन नहीं बनता है, टाइम परमिट नहीं करता है, वो टारगेट जो उस जगह में मौजूद है मुमकिन है ये टाइम अगर आप ज़ाय करते हैं ये पूछने के लिए तो उस दौरान में वो टारगेट वहाँ से दाएं बाएं हो जाए। मैं एग्जैक्ट तो ये प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। यस, एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, चूंकि एक पार्टी का हेडक्वार्टर था वहाँ पर ये टारगेट था, उसकी अहमियत बनती थी।
अभी ये डिपेंड करता है, जूनियर अफसर्स थे उस अहमियत के लिहाज से, फिर उनको अभी वो ज़्यादा बेहतर जानते होंगे क्या वो टारगेट वहाँ पर उतनी देर वहाँ पर रह सकता था अगर ये डिले करते, और रात के 5 बजे ऑपरेशन करने की रिक्वायरमेंट थी। शाह साहब तो मेरे ख्याल में कम से कम और तो नहीं है 1 बजे तो सोते होंगे। अभी नींद से उनको जगाना और ये कहना कि चूंकि 90 में टारगेट आया हुआ है लिहाजा आपसे अप्रूवल लेके हम कार्रवाई करेंगे, ये वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। 5 बजे नमाज का टाइम होता है, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। ब्रेक ले लें। जो दूसरा पॉइंट जो मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसकी ओनरशिप उन्होंने ली है। अब कामिल अली शाह साहब ने कहा है, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो नाराज नहीं है, वो फुल्ली इसको इंडोर्स करते हैं। ये कह देना कि जी 90 पे हमारे कहने पे हमने कहा नहीं कहा, जरा वो ऐसी कोई बात। ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापस आते हैं तो और बात करते हैं जी, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज एक मीटिंग चेयर की और उसके बाद एक स्टेटमेंट उनके मीडिया ऑफिस ने जारी की, कराची के हवाले से है। तो उनके एक वो करीबी साथी हैं, उन्होंने मैसेज किया कि प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट भी मुझे कोट करनी चाहिए। तो मैं प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट पढ़ के सुना रहा हूँ जो उन्होंने कहा। प्राइम मिनिस्टर सेड इट इज़ अ मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन दैट सिंस द स्टार्ट ऑफ द ऑपरेशन अगेंस्ट क्रिमिनल्स एंड टारगेट किलर्स इन कराची में ऑपरेशन शुरू होने के बाद से टारगेट किलर्स के खिलाफ देर हैज़ बीन कंसिडरेबल रिडक्शन इन इंसिडेंट्स ऑफ स्ट्रीट क्राइम में बहुत कमी हुई है, किडनैपिंग फॉर रैंसम अगवा बराए तावान में बहुत कमी हुई है और टारगेट किलिंग में बहुत कमी हुई है। तो आई वुड पर्सनली गो टू कराची, ये प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं कराची जाऊंगा इस मामले के, इस ऑपरेशन के ऊपर अपडेट लेने के लिए। वसीम अख्तर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वसीम अख्तर साहब, पहले आप अपना रिएक्शन दे दीजिए। प्राइम मिनिस्टर साहब तो बहुत मुतमईन है कि ऑपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है और टारगेट किलिंग में कमी आ गई, आप क्या कहते हैं? नदीम भाई, बिल्कुल मैंने भी ये स्टेटमेंट देखा है प्राइम मिनिस्टर साहब का, मगर फिर मुझसे अगर आप ये सवाल करते हैं तो 90 पे जो रेड हुआ था उस पे 24 साल का पार्टी का कारकुन वकास का मर्डर हुआ था। उसका खून मैं किन के हाथों में ढूंढूं? वो किसने मारा उसको? अगर किसी ने भी मारा उसको वहां पकड़ा क्यों नहीं गया? वहां ऑफिसर्स खड़े हुए थे, रेंजर्स के सिपाही खड़े हुए थे, लोडेड गन्स के साथ, वेल इक्विप्ड। उस आदमी को 5 फीट के फासले से मारा गया बच्चे को, तो उसका खून का कौन जिम्मेदार होगा? देखें, सिर्फ ये कह के निकल जाना कि क्राइम कम हो गया है, ग्राउंड रियलिटी कुछ और है नदीम साहब। ग्राउंड रियलिटी उस वक्त पता चलती है जब आप यहां रह रहे हों, यहां रह के देखें। सब अच्छे की रिपोर्ट जो है वो हमेशा अच्छा नहीं होती। यहां ऐसे किडनैपिंग फॉर रैंसम आज भी चल रही है, बहुत सारे लोग किडनैप्ड हैं इस वक्त। सीपीएलसी का रिकॉर्ड उठा के देख लें कि कितने केसेस वो डील कर रहे हैं। सिर्फ स्टेटमेंट मीडिया को दे देना से मसले हल नहीं होंगे। मीडिया को इस तरह से आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है कि सिर्फ एक पार्टी को मलाइन करने के लिए, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर हो या वो किसी एजेंसी के थ्रू हो या किसी एंकर के थ्रू हो, सिर्फ मीडिया को इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है, जीरो। वो बातें मीडिया पे की जा रही हैं। और वसीम अख्तर साहब, जब आपकी पार्टिसिपेशन हो प्रोग्राम के अंदर तो फिर मीडिया इस्तेमाल कैसे हो रहा है? मैं इसकी वजाहत जरूर आपसे चाहूंगा। जब आपकी पार्टिसिपेशन हो, आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हो, तो फिर मीडिया तो इस्तेमाल ना हुआ ना, आपका तो पॉइंट ऑफ व्यू साथ शामिल हो गया। देखें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं। अब चौधरी निसार साहब का जो स्टेटमेंट आया कि मैंने अल्ताफ भाई से सवाल किया गया, एंकर ने किसी चैनल के, कि निसार साहब ने यह कहा है कि मैंने बरतानिया हुकूमत को शवाहिद दिए हैं, तो आपका क्या कहना है उसमें? अल्ताफ भाई ने कहा कि अगर शवाहिद दुरुस्त हैं तो बिल्कुल उनका फर्ज बनता है दिए जाएं। मगर उसके बाद जब चौधरी निसार साहब का स्टेटमेंट आया कि मैंने ये कुछ कहा ही नहीं, मैंने कोई सबूत नहीं दिया, मैंने कोई पेपर्स नहीं दिए हैं बरतानिया गवर्नमेंट को, तो फिर चौधरी निसार साहब का यह फर्ज नहीं बनता था कि मीडिया से पूछा जाता कि मीडिया में जो इतनी सारी खबरें चली हैं 2 दिन से जो चल रही हैं कि चौधरी निसार साहब की मीटिंग हुई है, मुलाकात हो गई है वहां
और वो डेलीगेशन आया, उसको ये शवाहिद दिए गए हैं, तो उस पे क्या एक्शन लिया हुकूमत ने या चौधरी निसार साहब ने? इसलिए मैं कह रहा हूं कि मीडिया अच्छा, मैं आपको यहाँ ऑन एयर चीज कहना चाहता हूँ, क्योंकि एक ब्रॉड ब्रश से सारे मीडिया को भी धकेलना इसमें ठीक नहीं। जैसे एमक्यूएम को अगर अकेली एमक्यूएम का शिकवा है कि मैं सारी मीडिया को नहीं दे रहा, अपनी बात करना चाहूंगा मैं लेकिन अपनी मिसाल यहाँ देना चाहता हूँ। जिस दिन चौधरी निसार की मीटिंग हुई यहाँ बरतानवी हाई कमिश्नर के साथ, मैंने उसी दिन शाम में रिपोर्ट किया, अगर प्रोग्राम का क्लिप कहेंगे तो चला देंगे, जिसमें यह कहा गया कि चौधरी निसार ने बरतानवी हुकूमत से कहा है कि अल्ताफ़ हुसैन साहब ने रेंजर्स के हवाले से जो बयान दिया है, इसके ऊपर इंसाइटमेंट टू वायलेंस के हवाले से बरतानवी कवानीन क्या कहते हैं और क्या इक़दाम या क्या एक्शन आप ले सकते हैं बरतानवी शहरियों के खिलाफ। बरतानवी सफारत खाने की स्टेटमेंट मैंने यहीं समा टीवी के ऊपर कोट की, जिसमें बरतानवी सफारत खाने ने कहा कि इंसाइटमेंट टू वायलेंस के ऊपर बरतानिया के कवानीन बहुत सख्त हैं, हम किसी बरतानवी शहरी को अलाउ नहीं करते, और जिसके पास सबूत हैं वो लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस के हवाले करे, हमारे यहाँ पुलिस का महकमा आज़ाद है। यहीं समा टीवी के ऊपर रिपोर्ट किया, तो हमने तो मिस कोट नहीं किया किसी को भी। तो आपको फिर सबको ही कहना चाहिए जिसने कहा मीडिया इस्तेमाल हो रहा है। सुने नदीम भाई, सुने, देखें, मैं सिर्फ एक ही मिसाल नहीं देता, मैं दूसरी मिसाल चौधरी निसार साहब से ये सवाल करता हूं कि मीडिया से ये पूछा जाए कि उनके पास ये फुटेजेस कहां से आ रही है, डेथ सेल की फुटेजेस कैसे चला रहे हैं वो? क्या इनका फर्ज नहीं बनता, चौधरी निसार साहब का इतना बड़ा इदारा लेके बैठे हैं वो, कि ये डेथ सेल में जाके कन्फेशनल स्टेटमेंट लिया जा रहा है, वहां अंदर कैसे गया कोई, वो बाहर कैसे आया, वीडियो कैसे बनी? तो मतलब सिर्फ एमक्यूएम अगर ये मेरे ख्याल में निसार चीज है, चौधरी निसार साहब तो मेरे साथ नहीं है, निसार खोड़ो साहब हैं। निसार खोड़ो साहब आप इसका जवाब देंगे। मीडिया की बात कर रहा हूं। देखिए, नहीं, वसीम अख्तर साहब, एक मेरा शिकवा है आप सारे सियासतदानों से, जनरल कादिर बलोच साहब से भी, खोड़ो साहब से भी, मीडिया क्या करेगा? मीडिया को जब इंटीरियर मिनिस्टर बयान देगा तो इंटीरियर मिनिस्टर का बयान मीडिया क्या उसके ऊपर ब्लैकलिस्ट कर देगा कि हम चौधरी निसार का बयान नहीं चलाएंगे? या वसीम अख्तर साहब बयान दे रहे हैं तो मैं पर्सनली नदीम मलिक आपको ब्लैकलिस्ट कर दूंगा? चलाएं नदीम भाई, चलाएं, मगर उनसे सवाल तो करें। जब आप ये कह रहे हो तो जिसमें कोई शवाहिद नहीं है, जिसकी कानूनी हैसियत नहीं है, तो आप ये क्यों कह रहे हो? कोई सबूत तो मांगे। अभी पूछते हैं, बताइए निसार खोड़ो साहब, निसार खोड़ो साहब, सौलत मिर्जा का बयान बाहर कैसे है और उसकी कोई कानूनी हैसियत है या बिल्कुल जीरो है? देखें, अभी आपने बात सुनी थी कादिर बलोच साहब की भी, वसीम साहब की भी बात सुनी। मैंने भी ये कहना है कि ये केस 17 साल पुराना केस है। इसमें यकीनन कहीं ट्रायल कोर्ट हुई होगी, वहां से अपीलेट कोर्ट हुईगी, रिवीजन हुई होगी, सुप्रीम कोर्ट गया होगा, सब कुछ क्या होगा। ये सारी रिवीजन सब कुछ रिजेक्ट होके वो जेल काट रहे थे, फांसी का इंतज़ार था या सब कुछ था। अगर कन्फेशनल स्टेटमेंट देनी भी थी तो उसके बहुत से मराहिल थे जिसमें वो दी जा सकती थी, लेकिन अब फांसी से एक दिन पहले ये सारी स्टेटमेंट अगर सामने आ जाती है तो उसकी कानून में वक़्त जब तक अयां नहीं होती, तयन नहीं होता, तब तक आप उस पर ज्यादा कुछ कहना, मैं समझता हूँ अजीब सी बात लगती है। तयन मैंने तो नहीं करना, खोड़ो साहब, तयन मैंने नहीं करना, तो आपको हुकूमत को इसके ऊपर एक पोजीशन लेनी चाहिए। उनके वर्षा जो हैं, उनके वर्षा मर्सी पिटीशन तो कर सकते हैं। मर्सी पिटीशन आखिरी लम्हे तक भी किसी की फांसी की सजा माफ की जा सकती है, चाहे वो किसास दियत के तौर पर माफ की जाए या प्रेसिडेंट साहब उसको माफ करें। ये मर्सी पिटीशन के तौर पर तो सिलसिला चल सकता है कि जी हाँ ये वो, लेकिन ये कन्फेशनल स्टेटमेंट आज देने का मकसद कुछ समझ में इसलिए नहीं आता कि ये सवाल उठाता है कि पहले क्यों नहीं आई, अभी क्यों आ रही है। बात तो मैं पूछूं किस तरह के कैसे आई और क्यों आई, ये मुझे बताएंगे आप? क्या ये स्टेटमेंट कैसे बाहर आई? मुझे भी तो किसी से ये सवाल पूछूंगा तो जवाब आएगा। वफाकी हुकूमत आपके सामने बैठी है, ये मेरे सूबे में नहीं हुआ कि आप मुझसे सवाल पूछेंगे। मैं समझता हूं इनका सवाल जो वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे बैठे हैं आपके साथ, वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। आपके सूबे का सवाल है जी, बलूचिस्तान मच जेल। देखिए जी, जहाँ तक स्टेटमेंट के बाहर आने का ताल्लुक है, मैंने आपको पहले बता दिया कि वजारत दाखिला से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो उसके तफसीलात का भी मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जिस तरीके से मैं सिर्फ एक अजम्पशन, एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ, और अंदाज़ा ये है कि उस इंडिविजुअल ने ख्वाहिश की हो कि जी मुझे हैंग करने से पहले मैं कोई रेवलेशन करना चाहता हूँ और ये पब्लिक की अमानत है, इसको बाहर लाया जाए, और फिर किसने क्या, किस तरीके से क्या, ये फिर वही प्रेसिडेंट ने 3 दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया। मैंने बताया कि मैंने क्या अजम्पशन की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात कर रहा हूँ। प्रेसिडेंसी ने रात 1-1:30 बजे पोस्टपोन किया।
मैं वही अर्ज करना चाहता हूँ ना, मुझे मुकम्मल तो कर रहे थे ना। उन्होंने ये शायद ख्वाहिश की, और ख्वाहिश करने से फिर नेचुरली रात को 1 बजे 1:30 बजे की कार्रवाई नहीं है, 4 घंटे की बात की जाती है, 40 मिनट की बात की जाती है, और कितनी देर की वो इंटरव्यू अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे उसकी तफसीलात पता नहीं है। लेकिन किसी के पास ये पहुंचा होगा, प्रेसिडेंट तक पहुंचा होगा, मुमकिन है तमाम लोगों के ऊपर किसी ने ये कहा हो कि भाई जल्दबाजी करने की बजाय इसको एनालाइज करने की ज़रूरत है, लीगल एस्पेक्ट इसके देखने की ज़रूरत है, और दैट कुड बी द रीज़न बिकॉज ऑफ विच। जनरल कादिर बलोच साहब, अगर तो सौलत मिर्ज़ा के बयान से मेरे पास वसीम अख्तर साहब मेरे मोहतरम मेहमान हैं, इनको भी सजा होती हो ना, तो मैं कहूँगा कि ज़रूर दे दें, लेकिन ये सवालों का जवाब ट्रांसपेरेंटली सामने आना चाहिए, इस पर भाव नहीं होना चाहिए, किसी को शिकवा नहीं होना चाहिए। मैं जब आपके पास इंफॉर्मेशन न हो तो अपनी तौर पर ये ट्रांसपेरेंट खुद बन के अपने आप को चालाक बना के वसीम अख्तर साहब, मेरे बस की बात नहीं है। इसका लीगल प्रोसेस क्या होता है? मैं तो उस पर भी बहम में हूं कि अगर उसकी जो स्टेटमेंट है वो वाकई किसी को सजा दिलवाने के लिए इस वक्त कारामद हो सकती है या नहीं हो सकती। मैं इसकी लीगल पोजीशन से वाकिफ नहीं, आप क्या कहते हैं वसीम अख्तर साहब? नहीं, मुझे आवाज नहीं आई नदीम साहब। यार मेरा सवाल था कि उसकी जो स्टेटमेंट है आखिरी लम्हे के ऊपर, क्या किसी को सजा दिलवाने के लिए कारामद? नहीं, उसकी कोई लीगल हैसियत नहीं है। ये तो मजाक उड़ाया जा रहा है आइन और कानून का, धज्जियां बिखेरी जा रही हैं, और ये पर्टेन करता है इंटीरियर मिनिस्ट्री से, जिसके इंचार्ज हैं चौधरी निसार साहब। इनको चाहिए था कि उनसे सवाल करते और सूबे के हुकूमत से सवाल करते, ये आदमी गया कैसे, कौन गया है, किसने इंटरव्यू किया उसका। डेथ वारंट के बाद कोई किसी से नहीं मिल सकता, आखिरी ख्वाहिशें नहीं पूरी होती हैं उसके बाद। मैं जनरल साहब से मुखातिब हूं, जब ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाती हैं तो डेथ वारंट आता है। उसके तो चंद घंटे बाकी थे, उसको निकाल के वीडियो बनाई गई, घंटों की वीडियो बनी एक पार्टी को मलाइन करने के लिए। 20 साल से जो केस चल रहा है उसमें उन्होंने क्यों नहीं वो स्टेटमेंट्स दिए, उसकी बीवी के प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं अवाम को दिखाई जाती। तो ये बहुत सारे सवालात हैं, इससे कोई फायदा नहीं होगा, इससे एक इदारे की खराब शक्ल ही आएगी सामने। आप एमटीएम को तो मलाइन कर रहे हो, बिल्कुल कर रहे हो, मगर जुडिशरी की धज्जियां बिखेर रहे हो आप। अच्छा, एक चीज मैं अपने प्रोड्यूसर साहब से चाहूंगा, चौधरी निसार साहब जो हैं वो गुरेज करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि इस सवाल का वो जवाब देने के लिए हमें अगर ज्वाइन कर सकें तो उनके कोई मीडिया का बंदा है तो उसे कॉल करिए, क्योंकि इंटीरियर मिनिस्टर को इसकी बाकायदा ट्रांसपेरेंट स्टेटमेंट जारी करनी चाहिए। अगर किसी पे इल्ज़ाम लगता है, अगर कोई सबूत है, सजा मिल सकती है, तो फिर तो प्रोसेस आगे बढ़ना चाहिए, विच हंटिंग नहीं होनी चाहिए। जनरल कादिर बलोच साहब, आप क्या कहते हैं, आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं तो बिल्कुल क्लियर बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि लीगल एस्पेक्ट्स देखने की ज़रूरत है। अभी बेशुमार चीज़ें हैं जहाँ पर मुझे पता नहीं है कि कैसे ये इंटरव्यू किस वक्त लिया गया, कैसे लिया गया, किसकी परमिशन थी, किसकी परमिशन नहीं थी, क्या करना चाहिए था और क्या नहीं करना चाहिए। ये वो तफासील है जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। अब अपने तौर पर मैं अंदाज़ा लगा के आपको बात बता दूँ, वो मुनासिब नहीं होगा। ये बलूचिस्तान गवर्नमेंट इसके बारे में जवाब दे सकती है, या इंटीरियर मिनिस्टर इसके बारे में जवाब दे सकते हैं, या कोई और अदारा अगर इससे मुतालिक रहा वही उसके बारे में। आपके ज़हन में होगा जनरल कादिर बलोच साहब, 92 में एक स्टेज के ऊपर जनापुर के नक्शे आ गए थे, मैं उस वक्त भी इस प्रोफेशन में था। अब बात चीज़ें जो है मैं रुक जाता हूँ करते करते ना, प्रोग्राम भी, सवाल भी, खबर करते हुए भी मैं गुरेज करता हूँ बोलते हुए जानबूझ के। मुझे ये यकीन नहीं होता कि मुझे 10 साल बाद कोई बंदा क्या जवाब देगा। अगर तो ये यकीन हो, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये काम है, तो फिर तो इसको 100% आगे बढ़ना चाहिए। देखिए, मैं अभी एक फ्रैंक बात करना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों के लिए, कुछ इलाकों के लिए, ठीक है, कुछ जमायतों के लिए एक परसेप्शन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्रिएट की गई है। एक परसेप्शन उनके लिए बनी हुई है। मसलन किसी ज़माने में बलूचिस्तान के जितने भी ये लेफ्ट से रिलेटेड पॉलिटिकल पार्टीज थे, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, बलूचिस्तान में, उनके लिए लफ्ज़ गद्दार इस्तेमाल किया जाता था हर बात के ऊपर, ठीक है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये होता रहा, अल्लाह ने भी करम की, कम से कम वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसी तरह से कुछ जमायतों का ताल्लुक टेररिज्म से उनका ताल्लुक बनाया गया है और एक इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है। अनफॉर्चुनेटली गुड और बैड, उसके मेरे पास कोई शबायत नहीं है कि यहाँ आपके सामने मीडिया में मैं कह दूँ क्या सही है क्या गलत है, लेकिन ये ऐसी इन जमायतों से मुताल्लिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ ना। आप किस सन में थे कराची में? जी, मैं 98 से लेकर 2001 तक था, तो आपसे ज़्यादा वेल इन्फॉर्म्ड कौन होगा? मैं आपको जो बात बताना चाहता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली उनसे रिलेटेड कोई खबर आ जाती है तो फौरन लोगों के कान खड़े हो जाते हैं और वो फिर एक्सट्रीम की तरफ देखने की कोशिश करते हैं। कराची की सियासत साजिश लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं,
हकीकत उसमें तलाश करने की कोशिश करते हैं बजाय लीगल बातों में पढ़ने के। अभी ये प्योरली एक लीगल मामला है, लेकिन आप हमें कोशिश कर रहे हो कहीं ना कहीं कमेंट करने के लिए कि हम अपनी कमेंट दे दें और इसका ताल्लुक कहीं से बनता है या नहीं बनता है, उस इंप्रेशन को हम साबित करें या उसको रिपेल कर दें। ये लीगल मामला है, इसको मेरे ख्याल में जो मुतल्लिका लोग हैं उनसे पूछा जाए। सर, मुतल्लिका है कौन? ये अवाम का हक है, हम्म। ये अवाम का हक है ये जानना कि हकीकत क्या है, और आपके ऊपर जिम्मेदारी बनती है ये बात यकीनी बनाओ कि हकीकत क्या है। ठीक है जी। मुझे अगर तो चौधरी निसार साहब मिल जाए तो यकीनन मैं ये सारे सवालों से पूछूंगा। वसीम अख्तर हकीकत कोर्ट के फैसले से पता चलती है, मीडिया से हकीकत नहीं पता चलती। शवाहिद कोर्ट में दिए जाते हैं, कोर्ट फैसले करते हैं। यहाँ इस मुल्क में कानून और आईन मौजूद है, मीडिया डिसाइड नहीं करता कि कौन गलत है और कौन सही है। मीडिया को भी चेक रखना चाहिए कि क्या वो गलत खबर तो नहीं दे रहा, अगर दे रहा है तो जो जिम्मेदार हैं उनको रोकना चाहिए। नदीम साहब, ये मेरे पास ये अभी कागज आया है, डॉक्टर्स इन पाकिस्तान फेस किडनैपिंग एपिडेमिक, ये लेटेस्ट आज की खबर है। ये आज कराची में अगवा कर रही है तालिबान, आज की खबर है ये केपीके के हवाले से भी छपी है ये खबर। जनाब, ये कराची में किडनैपिंग हो रही है डॉक्टर्स की, ये आज की बात बता रहा हूं। आप बोल रहे हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि सब ठीक है, किडनैपिंग खत्म हो गई है, ऐसा नहीं है, तालिबान किडनैपिंग कर रही है। आप बोलेंगे इस पे जनरल? मैं इसके बारे में बोलूंगा जी। मैं वसीम साहब से मेरी रिक्वेस्ट ये होगी, जो हकीकतें हैं उनको दाएं बाएं जो है ना उसको करना मुनासिब नहीं है। टारगेट किलिंग का जहां तक ताल्लुक है, टारगेट किलिंग काफी हद तक रिड्यूस हो चुका है। वजूहात उसके क्या है, वजह मैं बताता हूं आपको। जो रॉन्ग डूअर्स हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, क्रिमिनल को बेसिकली क्राइम करने से पहले 2-3 चीज़ों को उसने इंश्योर करना होता है। एक ये है कि उसको ये फियर ना हो कि मैं पकड़ा जाऊंगा, दूसरा उसको ये डर लगा रहता है कि अगर मैं पकड़ा गया तो मेरी सजा हो जाएगी, तीसरी खबर उनको ये ख़तरा या लगा होता है कि अगर मुझे सजा हो गई तो एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। और इस दौरान में कुछ इस किस्म के बयानात सामने आए हैं जहां पर ये चीज़ें यानी इन्फोर्सिंग एजेंसीज के हाथ मुख्तलिफ काफ़ी लंबे हो गए, मुख्तलिफ जगहों पे पहुंच चुके हैं, तो रॉन्ग डूअर्स को ये खतरा लाक हो गया कि भाई अभी करेंगे तो पकड़े जाएंगे, पकड़े गए तो ट्रायल हमारा हो जाएगा। उसकी वजह से वो टारगेट किलिंग और किडनैपिंग फॉर रैंसम कंपैरेटिवली अभी ये जो ये आज आईजी का भी स्टेटमेंट। मैं ब्रेक ले लूं, मैं ब्रेक के टाइम से ऊपर निकल गया, ब्रेक ले से वापसी पे और जवाब लेते हैं। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। वसीम अख्तर साहब के पास चलते हैं। वसीम साहब, कराची ऑपरेशन का एक ही ऑब्जेक्टिव है कि कराची में अमन व अमान जो है मुकम्मल तौर पर देरपा बुनियादों के ऊपर बहाल किया जाए। आपको लगता है कि रास्ता दुरुस्त है या इसके लिए क्या किया जाए, कोई इकदाम तजवीज़ करें? देखिए नदीम भाई, मैंने पहले भी मेरे ख्याल में आपके चैनल में ये कहा था, एक कमेटी फॉर्म होनी थी, ओवरसी कमेटी, जो कि बदकिस्मती से नहीं हुई। हम डे 1 से कह रहे हैं। देखिए, ऑपरेशन जिस दिन से टारगेट एक्शन शुरू हुआ है कराची में, MQM के 140 टारगेट किलिंग हो चुकी है लड़कों की। उनको किसने मारा? मेरा सवाल है, कोई उनका एक कातिल पकड़ा गया? नहीं पकड़ा गया। मेरा आज भी सवाल है कि नोटेबल्स की कुछ मीडिया के लोगों की, कुछ जो ये हैं सहाफी भाई हैं, उनकी एक कमेटी बन जाती जो कि इनको वॉच करती, तो ये वकास की किलिंग नहीं होती। अगर इस तरह से होता रहेगा, देखिए 92 में भी हम पे इल्जामात लगे, हम कोर्ट से बरी हुए हैं। हकीम सईद का इल्जाम, हम सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी हुए हैं, वो झूठा इल्जाम था। आज भी हम पे इल्जाम लग रहे हैं साहब, लेकिन वो लगाए जा रहे हैं। आपके लिए काबिल कबूल होगी, क्योंकि आपने अभी स्टार्ट में मीडिया को काफी रगेदा है कि वो सारे हिस्सा बने हुए हैं, तो आपके नहीं, मैंने नहीं रगेदा, मीडिया ओवरसाइट प्रोवाइड कर रहा हूं। बिल्कुल होगा नदीम भाई, मैं जो गलत होगा मैं गलत कहूंगा। मीडिया में ऐसी बातें आ रही हैं जिनका कोई सबूत शवाहिद है ही नहीं, जस्ट टू मलाइन MQM, और तो कुछ भी नजर नहीं आ रहा ना। ये जो रिपोर्टें दी जा रही हैं ये कानूनी हैसियत नहीं रखती। इस पे निसार साहब को चेक रखना चाहिए, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर को चेक रखना चाहिए कि ये किस तरह से इस्तेमाल हो रहा है। एक करोड़ों लोगों की लीडर के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ ये क्यों ऐसा कैंपेन चलाई जा रही है? हम कानून को मानते हैं, आइन को मानते हैं, हम पे इल्जामात लग रहे हैं, हम कानूनन फेस करेंगे, हम कानून में जाएंगे, हम जुडिशरी में जाएंगे, हम उनके दरवाजे खटखटाएंगे,
मगर आप देख रहे हैं ऑन कुछ एवरी डे कोई ना कोई चैनल चला रहा है, तो इसका क्या समझ में नहीं आती बात। जनरल कादिर बलोच साहब, प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट अगर मैं यहाँ कोट किया तो उससे तो ये लगता है कि प्राइम मिनिस्टर तो एवरी स्टेप ऑफ दिस ऑपरेशन जो है उसको ऑन कर रहे हैं। देखिए जी, जहाँ तक इस ऑपरेशन को ऑन करने का ताल्लुक है, इस ऑपरेशन को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी ऑन करती है, इसको पीपल्स पार्टी और सिंध गवर्नमेंट ऑन करती है। शाहजी नहीं करते। मैं शाह जी का स्टेटमेंट सुनिएगा आप 10 बजे रात। मेरी अर्ज सुने, मुझे बात मुकम्मल करने थे। इसको एमक्यूएम भी ऑन करती है, इसको तमाम मुल्की पार्टियां ऑन करती हैं। जहां तक ऑपरेशन टारगेट किलर्स, क्रिमिनल्स के खिलाफ ऑपरेशन का ताल्लुक है, सेक्टेरियन रिलेटेड अगर किलिंग्स है उससे ताल्लुक है, रिलीजियस रिलेटेड अगर किलिंग्स वगैरह है उससे अगर कोई ताल्लुक है, उस मुल्क के अमन और आमा से रिलेटेड जो भी कार्रवाई की जा रही है, इसको इंडोर्समेंट है तमाम पार्टियों की। उसमें एमक्यूएम और तमाम पार्टियां शामिल थी, बल्कि उनके मर्जी से इवन मिलिट्री कोर्ट्स का भी फैसला हुआ था। जो चीज़ डिसओन की जा रही है, जिसकी तरफ आप इशारा करने की कोशिश कर रहे हैं और जिसको प्रोबेबली एक मसला बना के पेश करने की कोशिश की जा रही है, वो है ऑपरेशन एमक्यूएम के खिलाफ। एमक्यूएम के खिलाफ किसी किस्म का कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा है। एमक्यूएम के खिलाफ किसी ऑपरेशन को न हम ऑन कर रहे हैं, न पीपल्स पार्टी उसको ऑन करेगी, न कोई और पार्टी इसको एक्सेप्ट करेगी, अप्रूव करेगी। 9-0 पे जो रेड हुई वो किसके खिलाफ? 9-0 एक जगह है, 9-0 काबतुल्लाह शरीफ नहीं है, ठीक है। काबतुल्लाह शरीफ में भी, काबतुल्लाह शरीफ के अंदर भी वो टेररिस्ट आए थे, उन्होंने ऑक्युपाई किया था, ऑपरेशन किया गया, उनको मार के एक एक को मार करके वहां से निकाला अल्लाह के घर में, किसी ने एहतजाज नहीं किया। तो ये 9-0 हो, चाहे मेरा घर हो, चाहे मियां साहब का घर हो, मैं आपकी स्टेटमेंट को 100% दुरुस्त कहता हूं, लेकिन अगर वहां पे ये बात आपने एस्टैब्लिश कर दी है तो फिर तो कह दें एमक्यूएम वाले जब क्वेश्चन करते हैं कि वहां पे आप असला नहीं था, ये नहीं था, लाइसेंस असला था, आप कहें कि था सारा कुछ। हम कहते हैं एमक्यूएम का कायदे तारीख अल्ताफ हुसैन साहब इज ऑन रिकॉर्ड वेबसाइट के ये लोग वहां पर क्या कर रहे थे, उन्होंने हमारे लिए मसले पैदा किए। ये बोला उन्होंने, ये उन्होंने बोला है। उनके उस रात को इसी बिल्डिंग के अंदर मैं आया था एक प्रोग्राम के लिए, मशद्दी साहब ने इसको एक्सेप्ट किया, सबने एक्सेप्ट किया। वहां पर रॉन्ग डूअर्स थे। रॉन्ग डूअर्स का मौजूद होना इस बात को साबित नहीं करती है किसी सूरत में कि 100% एमक्यूएम इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं है। एमक्यूएम क्यों उन तमाम चीजों को अपनी तरफ रिलेट करके लेने की कोशिश कर रही है? हम तो अर्ज करेंगे, दरखास्त करेंगे एमक्यूएम से, किसी भी पार्टी से फर्दर मैटर है, अगर कोई क्रिमिनल है, अगर कोई रॉन्ग डूअर है, अगर कोई टारगेट किलर है, कोई भी है, उससे अपने आप को डिसोसिएट कर ले। उसको ऑन करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है और न किसी ऑपरेशन का अपने से ताल्लुक पैदा करने की कोशिश। वसीम अख्तर साहब, ये मैंने आपसे पहले भी सवाल किया था, आज दोबारा दोहराऊंगा। ये अल्ताफ हुसैन साहब का बयान था और उन्होंने कहा कि राब्ता कमेटी के अंदर कुछ लोगों को यकीनन मालूम था, इन लोगों को वहां नहीं होना चाहिए था। और मैं उसके बाद से ये सवाल पूछ रहा हूँ कि पार्टी ने क्या पनिशमेंट दी, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया कि वो कौन लोग थे जिनके नॉलेज में थी बात? देखिए नदीम भाई, एमक्यूएम ने ही टारगेट एक्शन की रिक्वेस्ट की थी, हमारी ही रिक्वेस्ट पे ये ऑपरेशन हो रहा है। अब जिस तरह से हो रहा है उस पे हमें इख्तलाफ है। 9-0 के आसपास अगर कोई दहशतगर्द आके पनाह लेता है तो ये पार्टी पॉलिसी नहीं है, और अगर इंटेलिजेंस रिलेटेड एक्शन है ये, तो 4-5 के नाम जाहिर किए गए थे रेंजर्स से कि हमें इतला थी कि 4-5 लोग ऐसे हैं जिनको हमें पकड़ना है। बिल्कुल बिस्मिल्लाह, आसपास अगर ऐसे दहशतगर्द हैं बिल्कुल पकड़े उन्हें। 120 लोगों को गिरफ्तार करके लेके गए हैं, मोहल्ले के लोगों को पट्टियां बांध के, ह्यूमिलेशन, एक वकास को कत्ल किया, उसको शहीद किया। ये कैसा ऑपरेशन है? हम तो खुद कहते हैं ऑपरेशन करो, टारगेट एक्शन करो, मगर ये ह्यूमिलेशन कर रहे हो। एक अल्ताफ भाई की सिस्टर के घर जाके जो मुगल्लेजात बकी हैं, वो किसी की मां बहन के घर अगर कोई जाके बके तो पता चले उसे। तो ये क्या हो रहा है? इस तरह से ऑपरेशन नहीं चाहिए हमें। इनसे सवाल करें, वकास को गोली किसने मारी, पकड़ा क्यों नहीं उसको? अगर किसी ने भी मारी, पास ही खड़ा था ऑफिसर, पुलिस रेंजर्स के सिपाही खड़े थे, क्यों नहीं गिरफ्तार किया? भाग क्यों गए वहां से? मेरा बहुत बड़ा सवाल निशान है चौधरी निसार साहब से। जी हाँ, मैं जवाब दे दूंगा वसीम भाई को। वसीम भाई के पास इख्तियार है, किसने मारा उनके खिलाफ केस ले आए, उनके खिलाफ FIR दर्ज करें, केस को परसू करें, बताएं किसने मारा है। उनका आदमी मारा गया है, वो कहते हैं हमारा आदमी था, बेगुनाह था, वहां पर मारा है, रेंजर्स ने मारा है, जिस किसी ने मारा है उसके खिलाफ केस तो लाए ना जी, केस लाएंगे। अच्छा, ये आज सुने जनरल साहब, सुने कादिर भाई, बलोच भाई, एक सेकंड प्लीज। वसीम साहब, जस्ट वन लाइनर, प्लीज। आई हैव रन आउट ऑफ प्रोग्राम टाइम, वन लाइनर।
देखें, आप कह रहे हैं कि आप एफआईआर पे जाएं, केस करें, तो जहां रेंजर्स ऑपरेशन कर रही है खड़ी हुई, दहशतगर्दों को पकड़ रही है, तो उस दहशतगर्द को क्यों नहीं पकड़ा जिसने गोली चलाई है उन पे 5 फीट के फासले पे? मैं तो जाऊंगा अदालत बाद में, मगर वहां जिम्मेदारी पूरी क्यों नहीं की? मेरा तो ये सवाल है। तो वो कहेंगे मैं तो देख रहा हूं उनकी तरफ। हमने पकड़े थे, सबके सब इन्वॉल्व थे, उनमें 60 ने मारा होगा या उन्होंने खुद मारा होगा। 120 में से बहुत सारे छोड़ दिए हैं, 120 में से बहुत सारे छोड़ दिए हैं। वक्त खत्म हो गया है, यहाँ पे आज खत्म करूंगा, लेकिन इस टॉपिक को बाद के प्रोग्राम में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।